जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 13 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का 13 मार्च को एग्जाम है साथियों, यदि आप इस क्लास को देख कर जाते हैं तो यहां से साथियों 100% क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट हुए हैं साथियों, उन हर एक शिफ्ट में साथियों यहां से जो हम क्लास दिए हैं हर एक शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आया है। तो आप इस क्लास को अगर देख कर जाते हैं तो साथियों आपके 13 मार्च का जो पेपर है वहां पे भी साथियों आप लोग को यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है। चलिए बताएंगे। ये ऐसे इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके 13 मार्च के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है। तो आप याद रख लेंगे यहां पे चिनुक हवा होगा। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका सही जवाब है चिनुक हवा होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि एक अस्थल डमरू मध्य जो है ये क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा कि एक अस्थल डमरू मध्य क्या है। तो आप याद रख लीजिएगा कि एक अस्थल डमरू मध्य जो है ये आपके दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि एक संकरी पट्टी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है। तो भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय अंतर कितना है। तो आप याद रख लीजिएगा इनके बीच अंतर है 5.5 घंटा का। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है कि श्रेणी द्वितीय में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि श्रेणी द्वितीय में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग यहां पे होते हैं कुल 15 कंपनियां। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग भूमध्य रेखा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भूमध्य रेखा होगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो याद रख लीजिएगा नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी होगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का अक्षांश। ऑप्शन ए सही जवाब है, अक्षांश कहलाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आप याद रखेंगे यह गुजरते हैं दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोगों का, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा
कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब नागपुर। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागपुर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके 12वीं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 12वीं होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि संत कबीर जो है ये किसके शिष्य थे? चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि संत कबीर जो है ये किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रामानंद के शिष्य थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये संस्कृत के माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, संस्कृत के होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो है माना जाता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो ये माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले को माने जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे? तो संस्कृत के जो कवि है राजशेखर, ये किनके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे महिपाल प्रथम के दरबार में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? चलिए आंसर लगाइए, और आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह अकबर के समय किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे किसके? तो आप बताएंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो आप याद रखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ को भेजे हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, चार्ल्स मेटकॉफ को भेजे थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह घटित हुए थे आपके वारेन हेस्टिंगस के समय। ऑप्शन ए सही जवाब है, वारेन हेस्टिंगस के समय हुए थे। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीनकठिया व्यवस्था से है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीनकठिया व्यवस्था से होगा? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, चंपारण सत्याग्रह का संबंध होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? चलिए आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का ए हो जाएंगे, नेडियोन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है
कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर लगाइए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, इनके नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर लगाएंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे 30 वर्ष। ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न यहां पे है कि राज्यसभा की कुल संख्या जो है यहां पे कितनी है? तो राज्यसभा की अगर कुल संख्या की अगर बात की जाए तो आपके 250 है। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 250 के साथ होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहां पे न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि भारत में किस प्रकार का यहां पे लोकतंत्र है? चलिए आंसर लगाइए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र होगा। तो याद रखिएगा, भारत में जो है आपके प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रतिनिधियों का होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी देखा जाए तो प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है भारतीय संसद की। आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? चलिए आंसर लगाएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय होगा। तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के होगा। ऑप्शन डी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? तो निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आबकारी कर, सीमा शुल्क व आयकर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन है आप लोग का, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या अथवा नहीं है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। तो यह अधिकार देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है यहां पे हो जाएंगे आपके कौन? तो नॉर्मल ई बोरलॉन्ग। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि ग्रीन गोल्ड क्या है? चलिए आंसर लगाइए कि ग्रीन गोल्ड क्या है। तो ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब चाय हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि देश में सबसे ज्यादा दाल कौन सा राज्य जो है ना पैदा करता है? तो देश में सबसे ज्यादा दालें कौन से राज्य पैदा करते हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है दाल की खेती ज्यादा होती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि फेफड़े डैश के प्राथमिक जो है ना अंग है। तो साथियों, फेफड़ा जो है ये श्वसन का एक अंग माना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, श्वसन का एक अंग है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, डेमरेडोल के हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, टेमरेडोल हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।